ओके बॉयज़, तो कल हम पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और उसमें हमने देखा था कि उस हिंदी वाक्य को पहचानने के लिए कि पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है, तो वाक्य के अंत में था, थे, थी आ रहा था, तो वो चीज़ याद रखिएगा। और उसी कंटिन्यूएशन में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस का पूरा अध्ययन कर लिया था। आज हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। कल हमने ब्रेक इसलिए कर दिया था क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ा लंबा हो जाता और वीडियो भी लंबा हो जाता, तो आपकी बोरियत को कम करने के लिए और नई ताजगी के लिए आज हम फिर आपसे मिल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के प्रोसेस को लेकर के। ओके, तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि दो तरह के वाक्यों की से रूबरू होते हैं हम लोग। पहला वाक्य वैसे होते हैं जिसमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है, और दूसरा वो होता है जिसमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग विधियां हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ हम फिर से करने वाले हैं। तो पहले हम टेकअप करते हैं कि यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो हम क्या करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, प्रश्नसूचक शब्द अगर वाक्य के प्रारंभ में है तो डिड को पहले लाएंगे। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें कि क्या आपने राजेश की सहायता की, तो आप क्या करेंगे, डिड को पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। डिड चूँकि ले चुके हैं तो इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और उसके बाद बीच में सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये है, पहला उदाहरण हमने लिया है कि क्या आपने राजेश की सहायता की थी, तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिड यू हेल्प राजेश, डिड यू हेल्प राजेश। अब यहाँ हेल्प्ड नहीं होगा क्योंकि ईडी ऑलरेडी डिड के साथ, डिड के लिए, ईडी के लिए ही डिड का प्रयोग हमने कर लिया है, तो ऐसा हम करेंगे। ठीक है, कि डिड को सब्जेक्ट के पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। ओके, दूसरा वाक्य लेते हैं, क्या रवि वहाँ नहीं गया था, क्या रवि वहाँ नहीं गया था। अब देख रहे हैं इसमें सभी में वाक्यों में शुरुआत जो है प्रश्नसूचक शब्द क्या से हो रहा है, तो इसमें पहला प्रारूप लगाएंगे। और पहला प्रारूप क्या था कि डिड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो यहाँ पे क्या रवि वहाँ नहीं गया था। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस है, ये भी ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो सकता है। तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस है, इसको लिख लीजिए आप। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस है क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, तो डिड पहले लाएंगे ही, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट लाएंगे। ये ध्यान रखना है कि अगर निगेटिव सेंटेंसेस हैं तो सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट देयर। ठीक है, डिड रवि नॉट गो देयर, ऐसे हम पढ़ेंगे उसको कि डिड रवि नॉट गो देयर। तो दिस इज़ द वे ऑफ प्रोनाउंसिंग दिस होल सेंटेंसेस। ओके, थर्ड लेते हैं, क्या वह शहर प्रतिदिन जाता था। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है। क्या वह शहर प्रतिदिन जाता था, तो क्या के लिए डिड हो जाएगा, डिड ही, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू द सिटी, शहर के लिए, शहर के लिए टू द सिटी। और प्रतिदिन के लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डेली। ठीक है, तो डिड ही गो टू द सिटी डेली। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे प्रश्नसूचक शब्द है, तो इस तरह से हम पूछेंगे भी इसको। अब आते हैं दूसरे तरह के वाक्यों के में, जिसमें हमें पता है कि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य, हिंदी वाक्य के बीच में आता है। ठीक है, या जिसका जवाब एस या नो में हम नहीं दे सकते। जैसे या ऊपर वाले जितने सेंटेंसेस थे वहाँ पे अगर देखें तो क्या आपने राजेश की सहायता की थी, तो या तो आपने हाँ, आप उत्तर में हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, येस आई हैव हेल्प राजेश, या नो आई डिड नॉट हेल्प। ठीक है, वैसे ही क्या रवि वहाँ नहीं गया था, कि क्या वह रवि, तो यहाँ पे भी इसका उत्तर हाँ या ना में आप दे सकते हैं। तो लेकिन अगर यही प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में
हम उसका जवाब एस या नो में नहीं दे सकते, हमें उसका जवाब कुछ और लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे वाक्यों के ट्रांसलेशन के लिए हमारा नियम दूसरा लगेगा। और दूसरा नियम क्या है कि जो भी प्रश्नसूचक शब्द है उसकी अंग्रेज़ी को हम पहले लाएंगे। जो भी प्रश्नसूचक शब्द है उसकी अंग्रेज़ी को, जैसे पहला उदाहरण लेते हैं कि आप किससे मिलना चाहते थे। किससे, यहाँ पे वाक्य के बीच में है प्रश्नसूचक शब्द। किससे की अंग्रेज़ी क्या होती है? WHOM, होम। ठीक है, तो होम को पहले लाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद बाकी सारा वही रहेगा। होम, डिड, सब्जेक्ट के लिए यू, और मिलने के लिए विश टू सी, मिलने का विश टू सी। मीट नहीं कहते हैं, मीट वर्ड सूटेबल नहीं है, तो इसको विश टू सी कहते हैं। ठीक है, आप किससे मिलना चाहते थे? तो आप किससे मिलना चाहते थे? होम डिड यू विश टू सी। क्लियर। दूसरा वाक्य आते हैं कि उसने किसकी घड़ी चुराई थी। तो इसके लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हुज वॉच डिड ही स्टील। स्टील वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और बाकी तो आप पढ़ लेंगे। किसकी का अंग्रेजी हुज हो गया, और वॉच सब्जेक्ट हो गया, और डिड ही स्टील। ठीक है, हुज वॉच डिड ही स्टील। अगला है तुमने कौन सा पेन खरीदा। अगर आपको अपने दोस्त से पूछना है कि तुमने कौन सा पेन खरीदा, तो क्या करेंगे? तुम कौन सा का अंग्रेजी को पहले लाएंगे। कौन सा का? विच, WHICH, विच। तो विच पेन डिड यू बाय। ठीक है, यहाँ पे परचेज और बाई दोनों होता है, लेकिन नॉर्मली हम ऐसी कंडीशन में हम बाय का प्रयोग करते हैं, BUY। ठीक है, BY बाई नहीं, BUY बाई। बाई मतलब खरीदना। ठीक है, ऐसी अच्छी पुस्तक तुम्हें किसने दी। ऐसी अच्छी पुस्तक तुम्हें किसने दी। किसने की अंग्रेजी क्या होगी? यहाँ पे आपने देखा था किससे था, किसने, किससे का अंग्रेजी हुज था, किसने की अंग्रेजी हु हो जाएगा। ठीक है, तो हु गेव यू सच ए फाइन बुक। हु गेव यू सच ए फाइन बुक। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिड का प्रयोग ना करके वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया हमने। ठीक है, यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। कब? जब हु से वाक्य की शुरुआत होती है। तो हु गेव यू सच ए फाइन बुक। ठीक है, तुम्हें ये इतनी अच्छी पुस्तक किसने दी। ठीक है, अब एक चीज़ की और ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे जो आजकल की मॉडर्न इंग्लिश है उसमें यूज टू की जगह पे वुड का प्रयोग करते हैं लोग। उसको भी थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं आपको। तो इसके लिए पहले हम इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आप इसको बना सकें। उसके बाद इसको रब अप करेंगे और हम आगे बताएंगे कि यूज टू की जगह वुड का प्रयोग कैसे करेंगे। ओके बच्चों, तो जैसा मैंने बताया कि आधुनिक अंग्रेजी में यूज टू की जगह पे, ये जो यूज टू हमने यूज करना सिखाया था आपको, उसकी जगह पे वुड का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि वह वहाँ जाया करता था। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। वह वहाँ जाया करता था, तो इसका अंग्रेजी क्या करेंगे? नॉर्मल अगर लिखना होता आपको तो क्या लिखते हैं? ही यूज टू गो देयर। ही यूज टू गो देयर। लेकिन स्टैंडर्ड या मॉडर्न इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप? ही वुड गो देयर। ही वुड गो देयर का मतलब हो गया कि वह वहाँ जाया करता था। ठीक है, अब अगला निगेटिव, ये तो अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, लिख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस। ये सारे इंट्रोगेटिव के ही पार्ट हैं। ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव ये ए वाला स्टाइल हो गया। ठीक है, तो वह वहाँ नहीं जाया करता था, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे? तो ही वुड गो देयर, यहाँ हमने कहा था वो वहाँ जाया करता था, तो उसकी जगह पे वुड की जगह वुड नॉट का प्रयोग कर लेंगे। और क्या लिखेंगे हम? ही वुड नॉट गो देयर। ठीक है, ही वुड नॉट गो देयर। ओके, और लास्ट है जो ए टाइप का सेंटेंस है, जिसमें क्या था? प्रश्नसूचक शब्द से वाक्य शुरू हो रहा था। क्या वह वहाँ जाया करता था?
तो अब क्या हुआ, वहाँ जाया करता था तो नॉर्मल कंडीशन में क्या था, हम डिड पहले लाते थे। तो अब यहाँ पे वुड का यूज़ किया हमने, तो वुड को पहले लाएंगे और इसको लिख देंगे वुड ही गो देयर, क्या वह वहाँ जाया करता था। तो इस तरह से आज हमने देखा विभिन्न तरह के पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेज, वाक्यों का कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था, आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्ट करिए कि वो जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, लेट दोज थॉट कम इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट you need not to waste time in translating those Hindi language to English again and disturbing your fluency। ठीक है, to continue with, आपको पहले से अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करिए, छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करिए। और आप ये प्रैक्टिस करिए कि आपके दिमाग में जो भी विचार आए वो सब अंग्रेज़ी में आए। आप दिमाग को इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि भाई आज के बाद से हम हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में कोई भी विचार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंटरटेन नहीं करेंगे। आप कैसे इंटरटेन करेंगे, जब वो विचार आपको अंग्रेज़ी में आएंगे। और जब ये ऐसा करना शुरू करेंगे, 2-4 दिन में आप देखेंगे, ज़्यादा हफ्ते भर में आप देखेंगे कि आपके विचार 80% विचार आपके ऑलरेडी अंग्रेज़ी में आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो डोंट कीप इट अप टू यू, प्लीज़ डू कन्वे टू अस, सो दैट मैं उसको आपको अभी से क्लियर करता चलूँ। क्योंकि अगर कोई भी डाउट आप माइंड में बैकअप में रखते हैं और उसको क्लियर नहीं करते हैं, तो आगे की नई चीज़ों को आपको सीखने में हमेशा वो डिस्टर्ब करता रहेगा। तो अभी से जितने डाउट हैं वो क्लियर कर लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।